दी लाउड बिहार आप इस चैनल से जोड़कर रोजाना ताज़ा अपडेट पा सकते हैं, जैसे दिन भर की ताज़ा खबर, सरकार की नई योजनाएं, नए नियम, स्कूल कॉलेज स्कॉलरशिप, रोजगार। एडीआर की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, बिहार की वोटर लिस्ट में गंभीर गड़बड़ियां, लाखों मतदाता हो सकते हैं बाहर। बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। देश की प्रमुख चुनाव सुधार संस्था एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि बिहार की वोटर लिस्ट में गंभीर अनियमितताएं हैं। इन गड़बड़ियों के चलते लाखों वैध मतदाता आगामी चुनावों से बाहर हो सकते हैं। एडीआर की याचिका और रिपोर्ट की पृष्ठभूमि। एडीआर ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर बिहार में चल रही वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया की पारदर्शिता और वैधता को चुनौती दी है। इस याचिका के साथ संस्था ने एक विस्तृत रिपोर्ट भी संलग्न की है, जिसमें आंकड़ों और जमीनी सर्वेक्षण के माध्यम से दिखाया गया है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम बिना सूचना के हटाए जा रहे हैं। एक ही मतदाता का नाम कई बार सूचीबद्ध है, जबकि कुछ क्षेत्रों में डुप्लीकेट नाम हटाने की आड़ में मूल मतदाताओं को भी हटा दिया गया। एससी, सेंट और अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में नाम हटाने की दर सबसे अधिक है। कितनी गंभीर है स्थिति? एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार करीब 22 लाख वोटरों के नाम या तो डिलीट कर दिए गए हैं या वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में उन्हें इनएक्टिव घोषित कर दिया गया है। पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर और पूर्णिया जैसे जिलों में सबसे अधिक नाम हटाने की घटनाएं सामने आई हैं। कई मतदाताओं को वेरिफिकेशन का नोटिस या एसएमएस तक नहीं भेजा गया। ईसीआई पोर्टल पर बैकएंड डेटा और ग्राउंड डेटा में बड़ा अंतर पाया गया है। एडीआर का बयान। एडीआर के निदेशक डॉक्टर जगदीप चोकर ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, वोटर लिस्ट किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ होती है। बिहार में इस पर जिस तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, उससे न केवल चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठता है, बल्कि यह आम मतदाता के अधिकारों का भी हनन है। हमने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल दखल देने की मांग की है। चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने इस रिपोर्ट पर अभी तक कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से रिवीजन प्रक्रिया की रिपोर्ट तलब की है। फील्ड स्तर पर चल रहे बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की समीक्षा शुरू कर दी गई है। आयोग जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति स्पष्ट कर सकता है। राजनीतिक प्रतिक्रिया। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। जहां महागठबंधन ने इसे सरकार प्रायोजित वोटर क्लीनिंग अभियान करार दिया, वहीं एनडीए ने इसे विपक्ष की जनता को गुमराह करने की कोशिश बताया। महागठबंधन का हमला। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, यह रिपोर्ट साफ करती है कि सत्ता में बैठे लोग मतदाता सूची के साथ छेड़छाड़ कर लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। यह सिर्फ चुनावी घोटाला नहीं, बल्कि लोकतंत्र का अपमान है। कांग्रेस प्रवक्ता अजीत शर्मा ने कहा, हम एडीआर की याचिका का स्वागत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच कराए। एनडीए का पलटवार। भाजपा नेता संजय जायसवाल ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। एडीआर की रिपोर्ट भ्रामक और विपक्षी दलों द्वारा प्रायोजित प्रतीत होती है। बिहारी बनाम बाहरी है असली संघर्ष। तेजस्वी यादव का तीखा बयान। सियासत में नई बहस की शुरुआत। बिहार की राजनीति में एक बार फिर नया मोड़ आ गया है। राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने ताजा बयान में बिहारी बनाम बाहरी को बिहार का असली संघर्ष बताया है। उनके इस बयान ने न सिर्फ सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों की दिशा और बहस को भी बदलने का संकेत दिया है। क्या कहा तेजस्वी यादव ने? पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार का असली मुद्दा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पहचान का है। यह लड़ाई बिहारी बनाम बाहरी की है। बाहर से आए हुए लोग बिहार की राजनीति, संस्कृति और युवाओं की आकांक्षाओं को दबाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी बिहार में ऐसे चेहरों को आगे कर रही है जो न तो बिहार के सामाजिक ताने बाने को समझते हैं और न ही जनता के मुद्दों से जुड़ते हैं। कौन है बाहरी? क्या है इस बयान का संदर्भ? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तेजस्वी का इशारा सीधे सीधे एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री पद के संभावित चेहरों की ओर है, जिनमें कुछ नेता ऐसे हैं जो बिहार में सक्रिय तो हैं, लेकिन मूल रूप से अन्य राज्यों से हैं या बिहार की स्थानीय राजनीति से गहराई से जुड़े नहीं हैं। राजद का आरोप है कि भाजपा दिल्ली से थोपे गए नेताओं के सहारे बिहार की सत्ता को नियंत्रित करना चाहती है। तेजस्वी ने कहा, बिहार के युवा पढ़े लिखे हैं, उन्हें पता है कि उनकी लड़ाई क्या है। यह वक्त है बिहार की अस्मिता और आत्मनिर्भरता की रक्षा का।
एनडीए की तीखी प्रतिक्रिया। तेजस्वी यादव के इस बयान पर एनडीए ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रवक्ता संजय टाइगर ने कहा, तेजस्वी यादव की राजनीति नफरत और विभाजन पर आधारित है। जब विकास का जवाब नहीं होता तब जाति और क्षेत्रवाद का कार्ड खेला जाता है। भाजपा सभी राज्यों को एक भारत मानती है। सम्राट चौधरी, जो स्वयं मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में गिने जा रहे हैं, ने कहा, बिहार की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी को यह समझना चाहिए कि भारत एक संघीय गणराज्य है, जहां हर भारतीय को किसी भी राज्य में काम करने, रहने और राजनीति करने का अधिकार है। राजनीति में बिहारी बनाम बाहरी की पृष्ठभूमि। यह पहला अवसर नहीं है जब बिहारी बनाम बाहरी का मुद्दा बिहार की राजनीति में उठा हो। इससे पहले भी 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव ने बिहारी अस्मिता के सवाल को राष्ट्रीय बहस में उठाया था। बिहार बनाम मुंबई का मामला भी उस वक्त तूल पकड़ चुका था जब बिहार और यूपी के युवाओं के साथ मुंबई में भेदभाव की घटनाएं सामने आई थी। लेकिन अब जब चुनाव निकट हैं, तेजस्वी यादव इस कार्ड को फिर से मूल निवासी बनाम बाहरी प्रभाव के रूप में उभारने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी रणनीति के तौर पर इस्तेमाल। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार बिहारी बनाम बाहरी का यह नारा महज राजनीतिक स्टंट नहीं बल्कि रणनीतिक दाव हो सकता है। इसका उद्देश्य बिहार के युवाओं को भावनात्मक रूप से जोड़ना, भाजपा के कथित केंद्रीय हस्तक्षेप के खिलाफ माहौल बनाना, क्षेत्रीय पहचान और आत्मनिर्भरता को चुनावी मुद्दा बनाना। पटना मेट्रो परियोजना में फिर देरी, नई डेडलाइन 2026, जनता में नाराजगी। बिहार की राजधानी पटना में बहुप्रतीक्षित मेट्रो रेल परियोजना एक बार फिर देरी का शिकार हो गई है। पहले यह परियोजना वर्ष 2024 तक पूरी होनी थी, फिर इसे 2025 तक बढ़ा दिया गया। लेकिन अब सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि मेट्रो का पहला फेज 2026 से पहले चालू होना संभव नहीं है। इस खबर के बाद आम जनता, शहरी योजनाकारों और विपक्षी दलों में नाराजगी और आलोचना की लहर दौड़ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह परियोजना भी देश की अन्य ढांचागत योजनाओं की तरह फाइलों और घोषणाओं तक सीमित रह जाएगी। क्या है पटना मेट्रो परियोजना? पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में किया गया था। इसका उद्देश्य राजधानी में तेजी से बढ़ती आबादी और यातायात के दबाव को कम करना था। परियोजना की मुख्य विशेषताएं: कुल लागत 13,365 रुपए करोड़, कुल रूट लंबाई लगभग 31 किलोमीटर, 2 कॉरिडोर लाइन प्रस्तावित। कॉरिडोर 1 दानापुर से मीठापुर, कॉरिडोर 2 पटना स्टेशन से न्यू ISBT। कुल 24 स्टेशन प्रस्तावित हैं। संचालन पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड PMRCL द्वारा। अब तक कितना काम हुआ? 2020 में जब काम शुरू हुआ तब उम्मीद थी कि पहला फेज 6.6 किलोमीटर वर्ष 2024 तक चालू हो जाएगा। इसमें अंडरग्राउंड सेक्शन भी शामिल है, जो तकनीकी दृष्टिकोण से सबसे कठिन और महंगा है। अब तक की स्थिति, भूमिगत कार्यों का सिर्फ 35% ही पूरा हो पाया है। एलिवेटेड ट्रैक का लगभग 60% ढांचा खड़ा किया गया है। सुरंग बनाने वाली मशीनें TBM 2023 के अंत तक ही लाई जा सकी। भूमि अधिग्रहण में कई जगह रुकावटें, स्थानीय विवाद और अदालतों में केस। देरी के कारण सरकारी सूत्रों और शहरी विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार परियोजना में देरी के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। 1. कोविड-19 का प्रभाव। 2020 और 2021 में लॉकडाउन और मजदूरों की कमी के कारण कार्य रुक गया। 2. भूमि अधिग्रहण में अड़चन। पटना स्टेशन, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण विवादों में फंसा रहा। 3. तकनीकी और डिजाइन में बदलाव। कुछ स्टेशनों की डिजाइन बदली गई, जिससे लागत और समय दोनों बढ़े। 4. ठेकेदारों का समय पर प्रदर्शन न करना। कुछ ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। नई समय सीमा 2026। शहरी विकास विभाग ने अब नवीनतम समीक्षा बैठक में यह स्पष्ट किया है कि यदि सब कुछ सुचारू रहा तो पहला फेज मार्च 2026 तक जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अन्य फेज 2027 तक पूरे होंगे। इस बीच PMRCL के MD का बयान आया, हम हर महीने प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता अब सुरंग निर्माण और स्टेशन इंटरनेस पर है। 2026 हमारी वास्तविक और व्यावहारिक डेडलाइन है। जनता की प्रतिक्रिया। राजधानी पटना के नागरिक लंबे समय से ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और सार्वजनिक परिवहन की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में मेट्रो प्रोजेक्ट से लोगों को बड़ी उम्मीदें थी। देरी से निराशा और गुस्सा दोनों सामने आ रहे हैं।
ऋतु सिंह, एक निजी स्कूल टीचर, कहती हैं, हर बार सुनते हैं अगले साल मेट्रो चलेगी, लेकिन कुछ होता नहीं। हम लोगों को बसों और ऑटो वालों की मनमानी झेलनी पड़ती है। ओवैसी की चिट्ठी पर सियासी तूफान, बीजेपी को हराना है तो मैदान छोड़िए, 2026 की राजनीति में नई बहस। देश की राजनीति में उस समय भूचाल आ गया जब एमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्षी दलों को एक खुली चिट्ठी लिखकर बीजेपी को हराने के लिए चुनावी मैदान से हटने का सुझाव दिया। यह चिट्ठी जैसे ही सार्वजनिक हुई, पूरे राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मच गई। जहां कुछ नेताओं ने ओवैसी को सच बोलने वाला नेता बताया, वहीं अन्य ने इसे बीजेपी की मदद करने वाला बयान करार दिया। ओवैसी की इस चिट्ठी में न सिर्फ विपक्षी दलों की चुनावी रणनीति पर सवाल खड़े किए गए, बल्कि महागठबंधन, इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस पर भी तीखा हमला किया गया। चिट्ठी में क्या लिखा था? ओवैसी ने अपने 4 पेज की चिट्ठी में लिखा, यदि विपक्ष सचमुच बीजेपी को हराना चाहता है तो उसे यह स्वीकार करना होगा कि देश में मुस्लिम, दलित, पिछड़े और गरीब वर्ग की आवाज एमीन बन चुकी है। अगर आपको डर है कि हम वोट काटेंगे तो आप मैदान से हट जाइए। उन्होंने यह भी कहा, हर बार हमें वोट कटवा कहने वालों को यह समझना चाहिए कि हम राजनीति में सम्मान और अधिकार के लिए हैं, किसी की जीत या हार के लिए नहीं। विपक्ष का तीखा जवाब। ओवैसी की इस चिट्ठी के जवाब में कांग्रेस, राजद, सपा और टीएमसी समेत कई विपक्षी दलों ने नाराजगी जताई और एमीन पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप दोहराया। कांग्रेस की प्रतिक्रिया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, ओवैसी वही कर रहे हैं जो बीजेपी उनसे करवाना चाहती है। वे हर चुनाव में विपक्षी वोट काटते हैं और फिर भाजपा को जीतने में मदद करते हैं। राजद का बयान। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, एमीन की सियासत सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है। जब ग्राउंड पर लड़ाई होती है तो ये लोग गायब रहते हैं। बिहार की जनता को अब ये भ्रम में नहीं डाल पाएंगे। सपा का रुख। अखिलेश यादव ने कहा, राजनीति में मुकाबला विचारों का होना चाहिए, न कि भावनाओं को भड़काकर सियासी लाभ उठाने का। ओवैसी ने क्यों लिखी यह चिट्ठी? राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह चिट्ठी असदुद्दीन ओवैसी की 2026 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए रणनीतिक शुरुआत है। एमीन को अभी तक मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर सीमित समर्थन मिला है, लेकिन अब ओवैसी इसे राष्ट्रीय मुस्लिम प्रतिनिधित्व के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं। राजनीति विश्लेषक डॉक्टर राशिद खान के मुताबिक ओवैसी जानबूझकर यह नैरेटिव बना रहे हैं कि पारंपरिक दल मुस्लिम समाज की बात नहीं करते। यह उनकी पार्टी को अलग पहचान देने की कोशिश है। भाजपा की प्रतिक्रिया। भाजपा ने इस चिट्ठी को विपक्ष की बिखरती एकता का प्रमाण बताया और ओवैसी के बयान का स्वागत किया। भाजपा प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा, हमारे लिए हर विरोधी का स्वागत है, लेकिन विपक्ष आपस में ही नहीं समझ पा रहा कि किसे नेता माने और किसे नहीं। ऐसे में जनता समझ चुकी है कि देश को स्थिर सरकार भाजपा ही दे सकती है। एमीन के संभावित प्रभाव। एमीन का असर हाल के वर्षों में बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में देखने को मिला है। हालांकि सीटें बहुत नहीं मिली, लेकिन वोट शेयर ने कई बार एनडीए और महागठबंधन के समीकरण बिगाड़ दिए। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ओवैसी इसी तरह विपक्ष को टारगेट करते रहे तो इंडिया गठबंधन की एकता को नुकसान पहुंच सकता है।